नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू अनदर सेशन। तो आज है हमारा सेशन नंबर 51। 1 से 50 तक की गाड़ी हम पूरी कर चुके हैं और अब हम अपनी इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं 100 सेशंस की ओर। राइट, आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। कई जगह आपने लिखा हुआ आप देखेंगे कि कई जगह पे लिखा हुआ आपको मिलेगा IoT। तो आज का जो सेशन है उसमें इमेजेस बहुत हैं और मैं उनको डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। राइट, तो आज के सेशन में वर्ड्स कम है, बहुत ही कम है, इनफैक्ट है ही नहीं। तो हम उन सभी इमेजेस की एक्सप्लेनेशन आपके साथ करेंगे, सभी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। और साइंस एंड टेक के मेंस के पेपर में तो आप इसको ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। राइट, तो आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली एक ऐसी दुनिया है जहां पर फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाते हैं और वो एक बिजनेस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाते हैं और वो एक बिजनेस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। राइट, इसीलिए यहां जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो करते हैं उन्हें स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। M2M का कनेक्शन होता है। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। तो M2M का बेसिकली कनेक्शन होता है। राइट, अगर आप और मैं फिजिकली हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज H2H, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। अगर मैं एक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं और कंप्यूटर के जरिए मैं कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज नॉन एज H2M, ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन। और जब मशीन्स आपस में बात करने लग जाए देन इट इज कॉल्ड एज M2M, यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो यहां आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि कैसे ये लैपटॉप है, मोबाइल है, ये बल्ब आ गया आपका, ये पौधा आ गया आपका, कैमरा आ गया आपका, स्मार्ट होम्स आ गए आपके। तो किस तरीके से चीजों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज हम ऑलरेडी 4th रिवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में चल रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फ्यूचर है। सो 2080 में क्या होगा, 3000 में क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज तो वैसे भी रहेंगे। पॉवर्टी इश्यूज शायद रहे बरकरार, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में 2080 में जो जनरेशन है वो ये सोचेंगे कि हम लोग फोन अपनी जेब में रखते थे। जी हाँ, बिल्कुल। 2080 में जो जनरेशन होगी दे विल शॉक टू नो दैट वी कीप आवर फोन्स इन आवर पॉकेट्स। राइट, तो क्योंकि उनके टाइम में चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी होंगी। देखते हैं कैसे। तो IoT बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा का पूरा जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनको स्मार्ट बनाया कैसे जाता है। बेसिकली स्मार्ट इनको बनाया जाता है बाय यूजिंग सेंसर्स। सेंसर्स की दुनिया होती है। सेंसर्स के जरिए एक टर्म आपने सुना होगा, रिमोट सेंसिंग। ये सारे टर्म्स होते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि पहले मुझे किसी चीज का परीक्षण करना है। सपोज कीजिए कि कोई लैंडस्केप है और मुझे उसका परीक्षण करना है। ये वो एरिया है और मुझे इसका परीक्षण करना है। तो मेरे पास पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैं अपनी टीम बनाता, यहां पे जाता, इंस्ट्रूमेंट्स हैवी होते, चार्ट रजिस्टर कॉपीज के थ्रू, नोटबुक पेंसिल्स के थ्रू काम किया जाता, एक एक पॉइंट नोट किए जाते। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल वर्क। लेकिन अब क्या है, सेंसर्स के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए बैठे बैठे वहां की उस लैंडस्केप की सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, M2M, H2H, H2M। राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जहां पर ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करें, एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाए और जो कि एक पार्ट बन जाए बिजनेस प्रोसेस का। यहां से काफी सारे बिजनेस के आइडियाज, इनोवेशन, ये सारी निकलती हैं। तो जो एक अच्छा कैपेबल एंटरप्रेन्योर होगा वो इसमें जरूर कुछ चीजें ढूंढकर सोसाइटी के लिए एक नई सुविधा, एक नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस लॉन्च कर देगा। राइट, आगे चलते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, कम्युनिकेशन होता है H2M। तो H2M में मान लीजिए कि ये आप हैं और ये वो कंप्यूटर है जिसपे आप काम कर रहे हैं। तो ये जो आप हैं, आप सेंडर भी हो सकते हैं, रिसीवर भी हो सकते हैं। अगर आप सेंडर हुए तो मशीन रिसीवर होगा और अगर आप रिसीवर हुए तो मशीन सेंडर होगा।
तो इसमें क्या है, इसमें एक स्पेशल प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि आसान हो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उसको समझ में आ जाए, उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए। तो ऐसे के लिए हमारे पास जो सिस्टम जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर आते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो दोनों को समझ में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज मशीन को समझ नहीं आएगी और मशीन लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी। तो यहां पे क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, या मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर और कंपाइलर होते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में बताया जाता है। तो ये है ह्यूमन टू मशीन का कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे पास है इमोशंस, मशीन इमोशंस पे काम नहीं करेगा। हमारे पास है थॉट प्रोसेस, मशीन थॉट प्रोसेस पे काम नहीं करेगा अपने आप। तो ये चीजें जो हमारी कैपेबिलिटी है, इमोशन, सेंसेस, थॉट प्रोसेस, दीज आर कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ माइंड। तो ये हमारे ह्यूमन माइंड की कॉग्निटिव स्किल्स है, ये मशीन्स में नहीं होती। मशीन्स किस पे काम करती हैं, मशीन्स काम करती हैं एल्गोरिथमिक सिस्टम पे। तो वो एल्गोरिथम को फॉलो करेंगी और उस हिसाब से अपना वो जो भी आप इनपुट देंगे उस तरीके का वो आउटपुट निकाल के आपको दे देगी। तो यहां आप देख रहे हैं सेंसर्स, अगेन एक्चुएटर्स भी एक तरीके का डिवाइस होता है, राइट। तो जो पूरी जद्दोजहद है सारे टेक्नोलॉजिस्ट की दुनिया भर में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वो जद्दोजहद ये है कि ह्यूमन टू मशीन H2M का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसे कन्वर्ट किसमें कर दिया जाए, M2M के कॉन्सेप्ट में। तो अब M2M के कॉन्सेप्ट में कैसे पॉसिबल हो जाएगा, मशीन से मशीन को हम कैसे बातचीत कराएंगे जिसमें हमें जरूरत ना पड़े। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इसका पॉजिटिव तर्क ये दिया जाता है कि अगर मशीन टू मशीन अगर कम्युनिकेट हो गया तो इससे हमारा टाइम बचेगा। हमारा टाइम कैसे बचेगा, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए गर्मी का महीना है और आप अपने घर में सो गए एसी चला के, गर्मी थी, आपने एसी बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा हुआ था। अब आप सो गए, गहरी नींद में आप सो गए, अचानक से बारिश आ गई। अब अचानक से बारिश आ गई, मौसम ठंडा हो गया एकदम से, तो अब एसी के उतने टेम्परेचर की तो जरूरत है नहीं, लेकिन आप गहरी नींद में हैं और टेम्परेचर उतने का उतना ही है। तो इस चीज को क्या होगा, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो जो एसी है वो ऑटोमेटिक जो वेदर के सेंसर्स लगे हुए हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, उससे वो कनेक्ट करके अपने आप अपना टेम्परेचर लोअर डाउन कर लेंगे। तो बेसिकली वो एटमॉस्फेयर के जो सेंसर्स होते हैं, जो भी वहां पे सेंसर्स लगाए जाएंगे, बेसिकली इसी को हम स्मार्ट होम्स कहते हैं। तो जिस तरीके का वो होम्स बनाया जाएगा, वो होम क्रिएट किया जाएगा, तो एसी अपने आप उससे इंटरेक्ट करके कम्युनिकेट करके अपना टेम्परेचर लो कर लेगा। तो इससे होगा क्या, इससे आपका समय बचा, बिजली की खपत भी बच गई। तो ये पीछे का तर्क एक ये पॉजिटिव वे इसमें दिया जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें जैसे मान लीजिए आपका लॉन है, तो आपके लॉन में स्प्रिंकलर आपने चला दिया और वो पानी छोड़ रहा है, और आप चले गए कहीं घूमने चले गए, निकल गए, या आप भूल गए दिमाग से कि मैंने तो ये मोटर चालू कर दी थी, स्प्रिंकलर चालू कर दिया और ये लॉन में पूरा पानी ऐसे का ऐसे ये तो पूरा भर गया होगा, वो तो पूरा, मैं तो उसे गार्डन बना रहा था, वो तो समुद्र बन गया होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर वो स्मार्ट स्प्रिंकलर होगा तो अगेन वो सेंस कर लेगा कि बहुत ज्यादा पानी हो गया है यहां पर, और वो अपने आप अपने को बंद कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज M2M कम्युनिकेशंस। तो ये पॉसिबल कैसे होते हैं, तो बेसिकली इसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप याद रखिएगा। 3 चीजें कौन कौन सी है, सबसे पहले है आपके पास MEMS। सो MEMS क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। इसके बाद दूसरी इसमें आपके काम करती है वायरलेस टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, कम्युनिकेशंस पे बात करेंगे, तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज में काम करती है। और तीसरा जो आपके पास होना चाहिए वो है इंटरनेट। सो इंटरनेट पे भी आज हम बात करेंगे, बहुत खूब चर्चा करेंगे अच्छे से। तो MEMS और वायरलेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, ये मिलके आपका क्या बनाता है, ये मिलके अगर आप इन तीनों का समन्वय कर दें, इनको कंसोलिडेट कर दें, देन इट विल क्रिएट योर IoT, एनी टाइम एनी प्लेस एनीबडी टू एनीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड M2M। तो यहां आप देख सकते हैं POS मशीन है, फ्लीट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस है, एनर्जी स्मार्ट मीटरिंग है। स्मार्ट मीटरिंग का भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स हैं क्या। सबसे पहला ही एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ड्राइवरलेस कार्स। जी हां, ऐसी गाड़ियां जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस कार्स। पॉसिबल कैसे है, मैंने फिर से कहा कि सेंसर्स की दुनिया हो चुकी है और सेंसर्स की दुनिया के लिए ये पॉसिबल हो चुका है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, सेंसर्स के थ्रू होगा, RFID चिप्स के जरिए होगा,
इन सब के जरिए ये पॉसिबल हो जाएगा। तो ड्राइवरलेस कार में जो सबसे बड़ा सिस्टम है आपका वो है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो लिडार टेक्नोलॉजी होगी, आगे वीडियो कैमरा लगा होगा, रेडार सेंसर्स होंगे जो रोड को देखेंगे, सेंस करेंगे कहां पे स्टॉप करना है अपने आप, कहां पे रुक जाना है, कहां पे चलते रहना है। सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो उसे ड्राइव करेगा, मॉनिटर करेगा। उसके बाद ओडोमेट्री सेंसर्स होंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होंगे, रियर कैमरा होगा और जीपीएस होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, ड्राइवर तो होगा नहीं, आप बैठेंगे अंदर, दो जने, आप या आपका फ्रेंड बैठा, कोऑर्डिनेट्स आपने जीपीएस के डाल दिए और गाड़ी अपनी चल पड़ी। अब गेट अपने आप लॉक है, गेट खुलेंगे भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गेट आप खोल लें तुरंत, गेट लॉक हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेगी वो सेंट्रल कंप्यूटर करेगा, रेडार सेंसर्स करेंगे, वीडियो कैमरास करेगा और लिडार करेगा, राइट। तो ये पूरा तो मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया है। एक्चुअल में मैं आपको गाड़ी ऐसी दिखाता हूं क्योंकि कई जगह पे इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, विश्व में कई जगहों पे ये चलाया भी जा चुका है। तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्राइवरलेस कार्स बनानी है तो आपको एक स्मार्ट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए भी काफी मतलब जद्दोजहद की जा रही है। तो गिफ्ट सिटी आप याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी ये उसी पे बेस्ड है जो भारत का गिफ्ट सिटी है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं लिडार, जो मैंने आपको कहा ये लिडार है, रूफटॉप सेंसर स्कैन्स द कार सराउंडिंग्स एंड क्रिएट अ 3D मैप ऑफ द एरिया। 3D मैप वो यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर को देगा। बेसिकली यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कोई होगा नहीं, और यहाँ पे आपके एक फ्रंट कैमरा लग जाएगा, यहाँ पे रडार सेंसर्स लग जाएंगे। सेंसर्स ऑन द फ्रंट एंड साइड्स कैन डिटेक्ट पेडेस्ट्रियंस व्हीकल रोडवर्क, ताकि आपको जो है उससे बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? एक्सीडेंट से बचाया जा सके और रेड लाइट वगैरह को सबको देखा जा सके। तो IoT ऐसे ही करने वाला है। एक और मैं इसमें आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि IoT और क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेड लाइट है, राइट। अब ये आपका रेड लाइट है, तो यहां पर आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप आ रहे थे, यहां पे आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब जो गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा कि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये अपने आप जो भी मैप यहां पे आया है, तो ये आसपास के एरिया में जो भी जिस गैरेज शॉप होगा या जो भी हेल्पर होगा, कार मैकेनिक होगा, तो उसको अपने आप जो है आपका कार उसको मैसेज सेंड कर देगा कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे सहायता मिल जाएगी। ये IoT करने वाला है बाय यूजिंग इंटरनेट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज कि अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया और आपको कोई बचाने के लिए नहीं है, तो तुरंत जो है यहाँ पे जो स्मार्ट जो ये लगाए जाएंगे बेसिकली रेड लाइट्स, तो स्मार्ट रेड लाइट्स तुरंत सिग्नल दे देंगे आसपास के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, भैया यहाँ पे तुरंत आइए, तो हेल्प के लिए आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। तो इस तरीके की दुनिया होने वाली है आगे। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट का विस्तार कैसे हो रहा है देश में, वर्ल्ड में, इसे कितने लोग यूज कर रहे हैं, वो मैं सब आपको अभी बताऊंगा। तो आई होप यहां तक आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं एक और एग्जांपल की, ड्राइवरलेस कार के बाद स्मार्ट होम्स की बात करते हैं। तो स्मार्ट होम्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि आपका AC कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप अपने बेड पे सो रहे हैं, वो आपका स्मार्ट बेड है और 6 बजे का सेंसर लगा हुआ है, 6 बजे आप उठे, सेंसर एक्टिवेट हुआ और आपकी कॉफी मशीन रखी हुई है और कॉफी मशीन ने अपने आप आपकी कॉफी बनानी तैयार कर दी। तो जब तक आप नहा के आएंगे आपको कॉफी मिल चुकी होगी, अगेन रिड्यूसिंग योर टाइम, राइट। इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। ये पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट पता है क्या है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि मान लीजिए किसी दिन आपको हल्का बुखार है, मान लीजिए किसी दिन आपको माइल्ड फीवर है, लेकिन यू कैन गो ऑफिस, आप ऑफिस जा सकते हैं, आपकी बॉडी की क्षमता है कि नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, वहां पे कुछ ले लूंगा, कुछ खा पी लूंगा और अपना काम कर लूंगा मैं। लेकिन सेंसर्स तो नहीं समझेगा कि बुखार ज्यादा है या कम है, सेंसर तो ये चीज समझेगा कि बुखार है या नहीं है। तो आपको बुखार तो है, तो सेंसर्स क्या करेगा? सेंसर्स आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर देगा। जो स्मार्ट होम से आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर देगा, आपको बोलेगा कि यू कैन नॉट गो ऑफिस, यू कैन नॉट गो ऑफिस, राइट। इस तरीके से चीजें होने लगेंगी। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट होम। तो स्मार्ट सिटीज से ही इसका कंसेप्ट आएगा, स्मार्ट होम का कंसेप्ट आएगा। हम देखेंगे आगे इसमें लॉक्स हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर हल्का भी माइल्ड फीवर हो गया और आप ऑफिस जाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा पाएंगे ड्यू टू दिस स्मार्टनेस, तो ये इसका एक नेगेटिव साइड भी है। टीवी स्पीकर्स हो गए, सिक्योरिटी कैमरास हो गए, ब्लाइंड्स हो गए, थर्मोस्टेट हो गए। मान लीजिए आप कहीं चले गए घर से बाहर और आपने कुछ रूम की लाइटें ऑफ नहीं की, और या आपने फ्रिज ऑफ नहीं किया, या आपने कुछ भी चीजें छोड़ दी खुली, तो आप बैठे बैठे जहां भी आप हैं, कहीं भी किसी भी पार्ट में हैं, तो आप अपने मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए, जिससे आपका इंटरनेट वहां से कनेक्ट हो जाए, स्मार्ट होम से
बेसिकली वहां भी, होम्स में भी ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें काम नहीं करेंगी। तो दोनों तरफ की टेक्नोलॉजी से मैचअप होने के बाद फिर आप इसको सिग्नल भेज के बैठे बैठे आप चीजों को वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट से लिया, अप्लायंसेस, इरिगेशन, तो ये बेसिकली पूरा फंडा है आईओटी का। तो एक एग्जांपल तो ट्रैवललेस हो गया, दूसरा आपका स्मार्ट होम्स हो गए, तीसरा ये सारे वियरेबल टेक्नोलॉजीज जो आप आज के टाइम में देख रहे हैं, जैसे फिटबिट बैंड आप देख लीजिए। फिटबिट बैंड आपका क्या करता है? फिटबिट बैंड को आप जैसे ही पहनते हैं तो आप उसे अपने ऐप के जरिए आप फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा स्टैट आपको आपके फोन पे दे देता है। बेसिकली अब आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कि अब आपको ये फिटबिट बैंड हाथ में पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूते ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें वो सेंसर्स लग जाएंगे, आरएफआईडी की चिप्स लग जाएगी। आरएफआईडी बेसिकली मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स। तो आरएफआईडी के चिप्स लग जाएंगे आपके। तो आरएफआईडी के चिप्स से जब आप घूमेंगे, जब आप ट्रैक पे जाएंगे, वॉकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो तुरंत आपके फोन पे डेटा सेंड आ जाएगा। अगेन डेटा पिक्चर में आ चुका है, तो डेटा आप याद रखिएगा। तो तुरंत वो आपके फोन पे डेटा सेंड कर देगा, इतना डिस्टेंस आपने कवर अप किया, इतनी कैलोरी आपने बर्न की, ये आपकी स्पीड थी, इतनी सुधार की जरूरत है। ये उसका एक 3D मैप भी आपके उसमें आ जाएगा कि ये लोकेशन था जिसपे आप रनिंग कर रहे थे। तो बेसिकली कंसर्न किसका उठता है? कंसर्न उठता है आर्टिकल 21 में आने वाले एक शब्द का, और वो शब्द क्या है? राइट टू प्राइवेसी। तो डिजिटल प्राइवेसी का कंसेप्ट यहां से उठता है। तो ये चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ये चीजें जब अपने आप इनिशिएट हो जाएं और बहुत एक्सट्रीम वे में होने लगे तो चीजें खतरनाक भी हो जाती हैं, राइट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म है, मैं पहले भी आपको मूवी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, दैट इज मैट्रिक्स। किस तरीके से मशीनों का कब्जा हो जाता है, 3 पार्ट है, देखिएगा जरूर, राइट। आगे बात करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं आरएफआईडी की। तो बेसिकली आरएफआईडी से पहले थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता दूं। आईओटी जो शब्द है, आईओटी शब्द जो है वो सबसे पहले कॉइन किया गया था बाय केविन ऑस्टन। तो केविन एस्टन जो थे वो बेसिकली P&G के मैनेजर थे, केविन एस्टन MIT के। उन्होंने इस शब्द को पहले लॉन्च किया था, बताया था, डिफाइन किया था, केविन एस्टन ऑफ MIT ऑफ P&G। तो P&G क्या है? P&G बेसिकली प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। तो ये एक FMCG कंपनी है जिसमें वो मैनेजर थे। तो अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए वो ये कुछ चीजों पे रिसर्च कर रहे थे, तो वहीं से उन्होंने निकाला IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसी में से आया RFID। तो RFID क्या करता है? RFID जो है ये आपके टैग्स को यूज करता है, उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद वो सारा डेटा लोकल सर्वर में स्टोर करके आगे रिसोर्स प्लानिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली इट इज द वायरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ट्रांसफर डेटा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग टैग्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये काम किया जाता है। टैग्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये आप देख लीजिएगा, यहां मैंने हल्की सी डेफिनेशन यहां पर लिख दी है। और ये RFID जो है रेगुलेटेड बाय फ्रीक्वेंसी बैंड्स के थ्रू होता है, बैंडविड्थ में काम करता है, और ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में काम कर सकता है। तो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, नीदरलैंड में हो चुका है ये काम, ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है। जैसे कि कचरों के जो डब्बे होते हैं तो वो भर जाते हैं, MCD देखती है इसको, तो कचरों के डब्बे भर गए, तो कचरों के डब्बों पे लगा दिया आपने RFID। अब इसका कनेक्शन आपने दे दिया मेन लोकल सर्वर, जो आपका जहां पे म्युनिसिपैलिटी की पूरी हेड वगैरह सब बैठती है, जहां से सारा काम कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 10 डब्बे रखे हैं, तो ये 10 डब्बों के यहाँ पे सिग्नल्स हैं। जैसे ही ये पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे बैठा हुआ बंदा कंट्रोल रूम में जो बैठा हुआ है वो तुरंत फोन मारेगा उस एरिया के बंदे को, MCD के मेंबर को, कि चलो भाई काम पे चलो, तुम्हारा कचरे का डब्बा वो भर चुका है, उसे पलट दो। चीजें ऐसी काम करेंगे। ये सीधा का सीधा गवर्नेंस में यूज हो गया इसका, इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, राइट। RFID चिप आपको समझ में आ रही होगी, चावल के दाने जितनी होती है ये चिप। इसके बाद ग्लोबल नंबर ऑफ कनेक्टेड IoT डिवाइसेस। अब क्यों मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अब हो क्या रहा है ये आप इस फिगर से देखिए कि किस तरीके से अब तो 1G 2G 3G 4G और अब तो 5G पे बातें चल रही हैं। खैर आने में काफी समय है, अभी हम 4G काफी लंबे अरसे तक यूज करेंगे, क्योंकि 5G में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लेकिन आएगा जरूर, 5G का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इन सब में क्या है, जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं, मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ गया। जैम ट्रिनिटी याद कीजिए, क्या था जैम ट्रिनिटी? आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैम ट्रिनिटी लॉन्च किया था। व्हाट इज जैम? जे क्या था, ए क्या था, एम क्या था? तो मोबाइल पेनिट्रेशन भारत का बढ़ गया।
तो इसके जरिए धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए कि कितने ज्यादा IoT कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ते चले गए हैं, और ये प्रोजेक्शन है कि ये और बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आ रही है आपको बात समझ में? अब 5G को देखिए, 5G बहुत ही कम है क्योंकि अभी आया नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड सेल्यूलर M2M। यहाँ पे अब आपको M2M समझ में आ रहा होगा, मशीन टू मशीन, राइट। तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं, ये चीजें इंक्रीज हो रही है, इनकी डिमांड पैदा हो रही है, और इसी को देखते हुए आने वाली सरकारों को, पॉलिसी मेकर्स को इस पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, यही भविष्य है। और अगर हम इसको लेके अभी से प्रिपेयर नहीं हुए तो हम मारे जाएंगे अपने पॉलिसी मेकिंग में, और जिससे काफी ज्यादा मासिस अफेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं कि 1G 2G 3G 4G और 5G का डिफरेंस है क्या। तो बेसिकली यहां पे फिर से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कौन लेके आए थे? जोसेफ शुम्पीटर। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यहाँ पे वही दिख रहा है आपको, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अगर मैं इसे जोड़ूं भारतीय इतिहास के साथ, प्राचीन इतिहास के साथ, तो बिल्कुल ही ठीक उसी तरीके से काम करता है कि सपोज कीजिए कि पहले आपका एक मिट्टी का मटका आया, फिर आपने उसको पकाना शुरू किया, तपाना शुरू किया, तपा के आपने उसको एक बिल्कुल ठोस आकार दिया, इवोल्यूशन हुआ। फिर आपने उस पर पेंटिंग करनी शुरू कर दी, कलमकारी, चित्रकारी। फिर आपने उसको कांच का रूप दे दिया, फिर आपने उसको मटेरियल मार्बल का रूप दे दिया। इस तरीके से उस मटके का क्या होता चला गया? इवोल्यूशन। तो सेम ऐसा ही इवोल्यूशन, इसको कहते हैं जनरेशन। तो ऐसे ही इवोल्यूशन ऑफ जनरेशन होती चली गई, किसकी? मोबाइल कम्युनिकेशंस की, टेलीकम्युनिकेशंस की। तो 1980 में सबसे पहले आपका आया 1G। इसमें स्पीड क्या थी? बहुत ही कम। और इसमें हम क्या कर सकते थे? सिर्फ आप बात कर सकते थे, वो भी ढंग से नहीं होती थी, और एक एंटीना ऐसा लगा होता था। तो आपने अगर पुरानी जसपाल भट्टी की अगर आपने कुछ वो देखी है, जसपाल भट्टी, आई होप आपको मालूम होगा। तो जसपाल भट्टी की अगर आपने कुछ देखी हो तो उसमें जसपाल भट्टी का एक सीरियल आया करता था, उन्होंने टेलीफोन के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ था। तो उसमें पहले तो ऐसे घुमाने वाले होते थे टेलीफोन, फिर बाद में जिसमें वायरलेस नहीं था तो उसमें ये ऐसे एंटीना सा आता था। तो ऐसे टेलीफोन होते थे जिसमें सिर्फ आप कॉल कर सकते थे, और वो कॉल भी ढंग से नहीं हो पाती थी, बात ही नहीं हो पाती थी, और रूट डाइवर्ट बहुत बार हो जाते थे। इसके बाद आपका आया 2G 10 साल बाद, राइट। 2G इसमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, इसमें अब आप फोन पे बात तो इंप्रूव हो गई, मैसेज कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेजेस हुआ करते थे। तो बेसिकली काफी जो 90s बॉर्न बंदे हैं उन्होंने टेक्स्ट के, SMS के पैक डलवाए होंगे कि कैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब हाय हेलो का मैसेज भेजा जाता था, राइट। फिर 3G आ गया, 3G आ गया तो मल्टीमीडिया आ गया, सॉन्ग स्पीके का जमाना आ गया, सॉन्ग स्पीके से लोग गाने डाउनलोड करते थे। आई होप काफियों को रिमेंबर होगा। और उस वक्त क्या था कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊं कि मैं एज अ, जब हमारे पास भी था, सिंपल सा फोन होता था, और नेट पैक हम डलवाते थे, 28 रुपए का महीने में मिलता था हमें, 56 MB मिलता था। अब 56 MB को हम लोग तुरंत यूज किया और फिर हमने बंद कर दिया, यूज किया बंद किया, जो काम करना होता था वही काम करते थे। तो बेसिकली इसमें बात भी कर सकते थे, जनरली दोस्तों से सारे बातें मैसेजिंग के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो जाती थी। और इंटरनेट, मैं अगर खासकर बताऊं, इंटरनेट मैंने सॉन्ग स्पीकर से गाने डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि बाकी चीजें चलती नहीं थी, यूट्यूब में बफरिंग होती रहती थी। तो एक यूट्यूब का एड भी आता था कि बफर क्यों करना, फिर यूट्यूब वालों ने भी अपने उसमें चेंज किया कि तुम ऑफलाइन के बजाय, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन भी वीडियो को सेव करके देख सकते हो, जिसमें तुम्हारी बफरिंग नहीं होगी। तो ये सारे सिस्टम ऐसे ऐसे इवॉल्व करते चले गए। फिर उसके बाद 90 के बाद ये 2000 में आया, और ये 2000 के बाद फिर ये 2009 में 4G आ गया। लोगों के पास कम आता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। लोगों के पास जैसे ये स्टार्टिंग में काफी अपर लोगों के पास आया होगा, उसके बाद धीरे धीरे 2014-15 तक 4G काफी फेमस हो गया, 2016 तक भी। तो यहाँ पे स्पीड आपको ज्यादा मिली, स्मार्टफोन्स हो गए, मल्टीमीडिया फोन्स के बजाय बातें हो सकती थी, मैसेजिंग भी हो सकती थी, वीडियो कॉलिंग हो सकती थी, इंटरनेट हो सकता था। अब 4G में ही इसमें दो पार्ट बनाए गए, एक तो LTE बनाया गया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, क्योंकि इवॉल्व होता हुआ चला आ रहा था, और एक उसमें बनाया गया VoLTE, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब 5G की बात की जा रही है, जिसमें आपको 1 GB पर सेकंड, मतलब एक मूवी आपने डाउनलोड की और 10 सेकंड में वो डाउनलोड हो गई। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या शब्द आ गया? IoT। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये टॉपिक आपके लिए क्यों लेके आया हूं, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। आगे बात करते हैं। तो अब LTE और VoLTE, LTE मतलब, LTE का फुल फॉर्म क्या है? LTE का फुल फॉर्म था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और VoLTE में क्या था? वॉइस लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो इसमें डिफरेंस क्या था? इसमें डिफरेंस बहुत ही सिंपल था कि जो LTE था वो सपोर्ट करता था सिर्फ डेटा को, और या फिर सिर्फ वॉइस कॉल को, एक साथ दूसरों को सपोर्ट नहीं करता था। कि 4G में जो LTE था ना,
तो एक दो तरीके के आपके पास, एक तो इंटरनेट का डेटा आप चला रहे हैं, दूसरा आप वॉइस का डेटा आप चला रहे हैं, वॉइस कॉलिंग, कॉल वगैरह जिनको आप कर रहे हैं। तो जो इंटरनेट का डेटा है वो तो आपके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चल जाता है, पूरे दुनिया भर में ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, इवन समुद्रों में भी बिछे हुए हैं। और उसके बाद जो वॉइस का जो डेटा था, यानी जो हम कॉल करते हैं, ये आपका चलता है आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। तो ये अलग अलग तो सही चलते थे, कॉल कर लीजिए कॉल अच्छे से होगा, ये एक साथ नहीं चल पाते थे कि डेटा भी चल रहा है, वॉइस ये कॉलिंग भी चल रही है, तो ये एक साथ नहीं हो पाते थे। तो जिसके कारण क्या होता था कि वॉइस की क्वालिटी जो थी वो खराब होती थी और वो रिड्यूस हो जाती थी एक साथ चलाने पे। यानी आपने इंटरनेट भी ऑन कर रखा है, आप कॉल भी कर रहे हैं, तो वॉइस की क्वालिटी फिर बार बार आपको हेलो हेलो बोलना पड़ता था। उसके बाद कॉल कनेक्शन जो स्पीड था वो बहुत ही स्लो था, वो जल्दी टावर से कनेक्ट नहीं करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिसको चेंज किया गया किसमें, वोल्टी में, वॉइस ओवर में, और उसमें ये सारी चीजों को दूर किया गया। अब आप साइमल्टेनियसली डेटा को भी और वॉइस को भी आसानी से चला सकते हैं। तो ये था एलटी और वोल्टी का डिफरेंस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019-18 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं इररिलेवेंट आपको करा रहा हूं, सब कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अब आगे समझते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? अब बेसिकली हमने कम्युनिकेशन पे बात कर ली, तो कम्युनिकेशन के बेसिक्स पे भी बात करने की हमें जरूरत है। तो कम्युनिकेशंस का जो बेसिक्स है वो है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि आपको कहीं जाना है और कुछ एक इंसान को ढूंढना है, तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? तो आपके पास उस इंसान का नाम, आप मुझसे बोलेंगे कि सर किसको ढूंढना है, नाम बताइए उसका, आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए और मुझे रूट बताइए। आप, मैं यहाँ पे नया हूं, मुझे रूट बता दीजिए, आपकी रूट क्या है। यही तीन चीजें हम ढूंढते हैं, नेम, एड्रेस एंड रूट। तो यही चीज आईपी एड्रेस भी काम करती है कम्युनिकेट करने में, M2M, राइट। तो ये IPv4 हम आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये IPv4 का टिपिकल जो है ये उसका आईपी एड्रेस होता है 172.16.254.1। तो ये बेसिकली बाइनरी में चलता है। तो अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 बिट्स का हो जाता है। तो 8 बिट्स का बनता है आपका 1 बाइट, ये आप ध्यान रखिए। तो ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट कितने हो गए? 32 बिट। कितने बाइट हो गए? 4 बाइट हो गए। आगे बात समझ में। अब इससे आप कितने एड्रेस बना सकते हैं? तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ी है हल्की फुल्की, तो आपको पता है कि 2 की एंट्री है, सिर्फ 2 लोगों की मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूं, 0 और 1, और टोटल मेरे पास जो बंदे हैं वो 32 हैं। तो इसके जो टोटल अरेंजमेंट बन जाएगी वो हो जाएगा 2 to the power 32, और 2 to the power 32 इज अप्रोक्सीमेटली 430 करोड़। तो 430 करोड़ जो है वो आप क्या बना सकते हैं? एड्रेस इससे क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब जैसे आप देखते हैं ना, आपने नंबर लिए, तो पहले जब नंबर हम लेते थे तो सारे 99999 से चलते थे। अब नंबर की हालत ये हो गई कि अब 6 से भी मिलने लगे हैं। तो किसी का नंबर 62 से शुरू हो रहा है, 63 से शुरू हो रहा है, 64 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे 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 ये जो 430 करोड़ में से जो डेटा एड्रेस है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, IoT कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ रहे हैं। इसके कारण ये जो पूरी जो मैच थी इसकी 430 करोड़ की, ये डेटा कम होता जा रहा है। तो नाउ वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम IPv4 टू IPv6। तो अब हमें IPv4 से IPv6 पे करना पड़ेगा। अब IPv6 का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये IPv6 का ऐसा फॉर्मेट होता है, हेक्साडेसिमल में होता है बेसिकली। तो इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे 0-1 में, तो यहां पे आपका आएगा 16 16 16, और ऐसे ये 8 हैं। तो 16 into 8, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 128। तो टोटल एड्रेस यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा 2 to the power 128, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, मच मच बिगर देन दिस IPv4। लेकिन अब क्या है कि जितनी भी फोन टेक्नोलॉजी बन गई है, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो नेट है आपका वो फोन में चलेगा। फोन नहीं है तो नेट कैसे चलाओगे आप? किसी न किसी डिवाइस में चलेगा। वो जो डिवाइस बनाए गए हैं वो सारे के सारे IPv4 के एड्रेस पे बनाए गए हैं। मतलब वो इतने ही एड्रेस मैक्सिमम, इन्हीं में से कोई एड्रेस उनको अलॉट होगा। अब अगर आप शिफ्ट करते हैं IPv4 से IPv6, तो आपको बहुत ज्यादा दूसरे मतलब डिवाइस बनाने पड़ेंगे जो IPv6 को सपोर्ट करे, और उसके लिए बहुत बड़े एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ह्यूज शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कॉर्पोरेट्स या जो कंपनीज कह लीजिए वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना पैसा लगाएगा कौन, राइट। तो वो इसका वेट कर रहे हैं कि ये कब खत्म ही हो जाए एकदम से IPv4, तब देखेंगे, तब की तब सोचेंगे। तो इस तरीके से 2 to the power 128 पे शिफ्ट करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? मैं आपको अगला ग्राफ दिखाता हूं। ये है वो चीज जिसके आप बताएंगे।
अब यहां पे देखिए पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पे कितनी आ गई, रफली 780 करोड़। तो 780 यानी 7.8 बिलियन पे हम लोग जा रहे हैं। 780 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अफ्रीका की इतनी है, एशिया की इतनी है, यूरोप की इतनी है, लैटिन अमेरिका की इतनी है, मिडिल ईस्ट की इतनी है। अब इसमें से अगर आप देखें इंटरनेट यूजर्स, 30 जून 2020 तक का यह आंकड़ा बताता है कि 780 करोड़ में से 480 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो गए। अब 480 करोड़ अगर इंटरनेट यूजर्स हैं तो उसमें जो मशीन्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो ऑब्वियसली है कि इसको क्रॉस कर चुके होंगे, 430 करोड़ के इस आंकड़े को क्रॉस कर चुके होंगे। मतलब IPv4 अब एग्जॉस्ट करने ही वाला है जल्द से जल्द, कभी भी ये घंटी बज सकती है। तो अब IPv6 पे शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो 480 करोड़ के पास जो है वो पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, इंटरनेट यूजर्स हैं आउट ऑफ 780 करोड़ पीपल। एक और ग्राफ आपके काम का, सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा एशिया में है। क्यों है एशिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है। दो बड़े देश इंडिया एंड चाइना यहीं आपके रहते हैं, तो सबसे ज्यादा यहीं पे है। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ओशनिया। तो ये है आपके लिए सारी चीजें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा IPv4 IPv6 क्या है, LTE वोल्टी क्या है। हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बहुत तरीके से बात की, इसके खतरे भी हमने पढ़े। प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट है, उसको भी ये वॉलेट करने पे, और ये कंसर्न एक बन चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो जब मैं कभी फिर दोबारा इस पे बात करेंगे तब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर भी बात करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, इनका पूरी तरीके से लाभ उठाएं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।